चलिए देखिए यहाँ पर जो आपका जो अभी 10th क्लास का असाइनमेंट मिला है उसमें अपन क्वेश्चंस को समझते हैं कि एग्जैक्टली वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि असाइनमेंट जो मिला है उसको कंप्लीट तो करना है। ठीक है, तो 10th के जो मैथ्स का जो असाइनमेंट है उसमें मैंने आपको शेषफल प्रमेय जो बताया था, है ना, उसी से रिलेटेड ये पहला जो क्वेश्चन है वो उसी से रिलेटेड है, जिसमें मैंने आपको क्या कहा था। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है 3, इसको हम डिवाइड करते हैं, मान लीजिए हमारे पास 8 है। ठीक है, और इसको हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका भाजक। ये क्या कहलाता है आपका भाजक, और ये हमारा क्या कहलाता है भाज्य, है ना। और हमने यहाँ पे 3 का टेबल पढ़ा, 3 दूनी 6। ठीक है, और आपका ये जो बचा है ना, ये माइनस करने के बाद जो बचा हुआ है इसको हम बोलेंगे शेषफल। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, अभी जस्ट बता रहा हूँ ना आपको। और कितने बार भाग दिया, तो हमने बोला 2 बार, तो ये क्या कहलाता है भागफल, है ना। इसमें हमने संबंध निकाला हुआ है। क्या संबंध निकाला हुआ है कि ये जो भाज्य है वो किसके बराबर होता है, तो भाज्य बराबर हम क्या लिखते हैं, तो भाजक गुना भागफल, है ना, धन शेषफल। ये रिलेशन हमने निकाला हुआ है, ये संबंध हमारे पास सामने पे था। तो देखिए भाजक क्या है हमारे पास 3, ठीक है, भागफल क्या है 2, और शेषफल क्या बचा 2। अब देखिए यहाँ पर भाज्य क्या है हमारे पास 8, देखिए 8 आना चाहिए, 3 दूनी 6 और ये 2 8, ये आ गया हमारे पास। तो इसी से रिलेटेड यही रिलेशन हमको यहाँ पर पुट करना है। ये वाला रिलेशन जो है, ये जो संबंध है जिसको मैंने आपको किसमें बताया था कि शेषफल प्रमेय जो मैंने पढ़ाया था आपको, तो उसमें मैंने आपको ये रिलेशन आपको निकाल करके बताया हुआ था। और ये रिलेशन जो है, इसी रिलेशन से ये क्वेश्चन भी आपका बनेगा। हमको निकालना क्या है, यहाँ पर भाज्य निकालना है। ठीक है, हमको क्या क्या दिया हुआ है, सारी चीज दी हुई है, भाजक दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है और शेषफल दिया हुआ है। तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, भाज्य निकाल सकते हैं। देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल धन शेषफल। तो इसको हम हल कैसे करेंगे, देखिए थोड़ा सा इसको हल करने का तरीका क्या हो जाएगा, तो हम इसको हल करेंगे। देखिए क्या लिखेंगे हम, हल। ठीक है, हम जानते हैं कि, ठीक है, क्या जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होगा, भागफल या भाजक गुना भागफल, है ना, धन शेषफल। ये हमने देखा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, क्या दिया है हमको, तो जब पहले आपको क्या करना है, ये एक तो पहले दिया है लिख देंगे। चलो इसको हल करने का तरीके में आप पहले क्या करेंगे, दिया है लिख देंगे। क्या क्या दिया है आपको भी, तो सबसे पहले हम जो जो दिया होता है वो लिख देते हैं। क्या दिया है, भाजक दिया हुआ है, आप लिख दीजिए भाजक कितना दिया हुआ है 3x² - 2x + 2। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है आपको, भागफल दिया हुआ है, भागफल, है ना, जो दिया होता है क्वेश्चन में उसको आप पहले लिखेंगे। ठीक है, फिर आपको दिया हुआ है शेषफल, है ना, ये आपको दिया हुआ है 3। ठीक है, फिर आपको क्या दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या निकालना है, हमको निकालना क्या है ना, तो ये ज्ञात करना है, यहाँ पे लिख सकते हैं ज्ञात करना है, ये दिया है। ठीक है, फिर क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है बकायदा आप लिख दीजिए। ठीक है, भाज्य हमको निकालना है। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं, यहाँ बकायदा लिखोगे हम जानते हैं या हमें ज्ञात है, जानते हैं कि, है ना, फिर आप रिलेशन लिख दीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, है ना, धन शेषफल। ये ठीक। अब ये जो रिलेशन है इसमें आप क्या कर दीजिए, वैल्यूज को पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ जो दिया है उसको रख दीजिए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर हमारे पास क्या है भाजक, तो हमने रखा भाजक, ठीक है, -2x + 2। ठीक है,
और भागफल क्या है, तो भागफल दिया हुआ है हमको यहाँ पर x + 1, ठीक है, और शेषफल हमको दिया हुआ है 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम भाज्य, तो क्या हो जाएगा, जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लाई करना आपको या गुणा करना मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। हम क्या करते हैं, यदि इसको हम तोड़ना चाहते हैं तो हम इसको तोड़ेंगे, देखिए, और इसको 2 बार लिखेंगे, इसको 2 बार लिखिए आप, 3x² - 2x + 2, है ना, और उसको एक बार और लिख दीजिए, 3x² - 2x + 2, है ना, और ये +3 तो रह गई। अब इसको तोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x, और ये प्लस है तो +1 तो 1 हमने रख दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 3x, अब x से x का गुणा होगा तो 3x³ हो जाएगा, फिर माइनस तो प्लस माइनस, चिन्हों का भी ध्यान रखिएगा, चिन्हों का भी साथ में गुणा होता है तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। x से तो ये क्या हो जाएगा 2x², फिर इसमें अपन क्या करेंगे प्लस, ये क्या हो जाएगा 2x, प्लस यहाँ पर देखिए क्या है 3x², फिर प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 2x, और ये प्लस, तो ये मेरे पास प्लस, एक का मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आएगा, ठीक है, और ये +3 तो +3। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3x पर 3 की घात, देखो ये x² है, यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर देखो -2x², यहाँ पे -3x², x² वाले पद से x² वाला पद ही जुड़ेगा, x पर 2 की घात जो है उससे x पर 2 की घात वाला ही पद जुड़ेगा या घटेगा। तो हमने यहाँ पर देखा ये माइनस है, ये प्लस है, तो आप ध्यान दीजिए माइनस प्लस, तो देखिए मैंने क्या कहा था, 2 असमान चिन्हों की संख्याएं आपस में घट जाती हैं, तो आप इसको घटा दीजिए, ठीक है, तो कितना बचेगा x² बचेगा। चिन्ह बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, धन है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, धन। अब फिर से देखिए ये -2x है और ये +2x है, दिख रहा है, ये +2x है और ये -2x, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, तो दैट इज आंसर, ये आपका क्या हो गया भाज्य, ठीक। तो भाज्य आपको निकल गया, अतः आप यहाँ पे बकायदा लिखेंगे, अतः भाज्य बराबर 3x पर 3 की घात प्लस x² धन, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक ठीक। तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि वर्ग समीकरण 9x² 9x पर 2 की घात ऋण kx धन 16 बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने ये, आप मेरे उसमें चले जाएंगे वीडियोस में, तो आपको वर्ग समीकरण मैंने समझाया हुआ है, तो उसमें मैंने आपको विविधकर के बारे में बताया हुआ है, या उसको अपन क्या नाम दिया, विभेदक, है ना, विभेदक के बारे में, क्योंकि आपकी बुक में अभी जो नया नाम है, पहले उसको विविधकर कहा जाता था, जिसको डी से डिनोट करते हैं, है ना, इसको हम हल करेंगे, है ना। तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यदि उसका मान 0 के बराबर होगा, इसका मान d का, d मतलब क्या, d का मान क्या होता है, तो d का मान होता है b² - 4ac, तो उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो इसी से है, इसी से ही आएगा, क्योंकि उसने क्या कहा है, मूल समान है, मूल समान है, मतलब मैंने आपको बताया भी था कि वर्ग समीकरण लिखा हुआ है, इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि उसके कितने मूल होंगे, कोई भी वर्ग समीकरण, वर्ग लिखा है, 2 की घात है, तो किसी भी चर में, यदि जब भी चर में 2 की घात होती है तो उस चर के कितने मान होंगे, जितनी घात होगी उतने मान होंगे, 2 की घात है तो 2 मान होंगे, तो दोनों मूल समान कब होते हैं, जब d का मान, इस d का मान, है ना, कितना होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है। ये d क्या है, तो इस d को अभी आपकी बुक में विभेदक बोला है, ठीक है, पहले इसको विविधकर भी कहा जाता था, विविधकर, है ना, विविधकर कहा जाता था, है ना, और इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका मान यदि 0 के बराबर है तो मूल समान है, तो पहले ही मूल समान है, इसका मतलब हम क्या लेकर चलेंगे, d बराबर 0 लेकर चलेंगे, और d का मान क्या होता है, b² - 4ac। अब यहाँ पर ये जो b है
ए है, सी है, ये क्या है? तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड मतलब व्यापक समीकरण कहते हैं, जिसको हम वर्ग समीकरण का व्यापक समीकरण जो है, जब हम वर्ग समीकरण पढ़ते हैं ना तो उसमें उसका व्यापक समीकरण होता है जो किस रूप में होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले तो लिखते हैं दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? तो समीकरण अपन लिख देते हैं, क्या दिया हुआ है? 9x² माइनस kx प्लस 16 इक्वल्स टू 0, ये हमको दिया हुआ है ना। अब क्या बोलता है कि मूल समान है, मूल समान है। समान है का मतलब क्या है? समान है, अतः हम क्या लिखेंगे? अतः d बराबर क्या हो जाएगा? 0। ठीक, d बराबर 0। तो d बराबर 0 का मतलब क्या है? d मतलब हम d का मान रख देते हैं। चलिए d का मान क्या होता है? b² माइनस 4ac, इसके बराबर क्या होना चाहिए? 0। मूल समान है, अतः इसका मान क्या होगा? 0। और d का मान क्या होता है? विविधकर क्या होता है? b² माइनस 4ac। विविधकर या इसको हम विभेदक बोलते हैं, विभेदक है ना। तो ये विभेदक क्या होता है? शून्य के बराबर होता है। मूल समान, देखो ये मूल समान क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मूल समान हमको बता दिया है, तो हम ये लेकर चलेंगे कि इसका मान किसके बराबर होगा? शून्य के बराबर होगा, क्योंकि मूल समान होने का सबसे बड़ा ये कंडीशन होता है। यदि मूल समान नहीं होते तो d का मान क्या होता है? 0 से बड़ा होता है, तो मूल समान नहीं होते हैं। वो तीनों कंडीशन, 3 कंडीशंस आती हैं, वो तीनों कंडीशन मैंने आपको उस वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। बाकी अभी ये मानकर देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हम क्या देखते हैं कि d जो कि क्या होता है? b² माइनस 4ac, d जो विभेदक होता है उसको हम उसका मान क्या होता है? b² माइनस 4ac, वो किसके बराबर होना चाहिए? शून्य के बराबर, जब क्या बोला जाए? मूल समान। ठीक है, तो अब ये b a c का मान कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? ये वर्ग समीकरण। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? वर्ग समीकरण, है ना। इसको अपन क्या ले लेते हैं? एक, तो यहाँ लिख देता हूँ एक की तुलना, ऐसे लिखेंगे, की तुलना व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण। अब व्यापक समीकरण क्या होता है? तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, है ना। से करने पर, से करने पर a बराबर क्या हो जाएगा? देखिए x², इसका गुणांक, x² का गुणांक क्या है? देखो x² का गुणांक क्या है यहाँ पर? 9। तो हम क्या लिख देंगे? a बराबर 9। ठीक है, अब देखिए x का गुणांक b, x का गुणांक कितना है? तो यहाँ पर b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस k। ठीक है, क्या हो जाएगा? माइनस k। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? c, तो c की जगह कितना है? देखिए यहाँ चर पद कितना है? 16, तो हमने यहाँ पे 16 रख दिया। ठीक है, तो हमको मिल गया, देखो b का मान मिल गया, a का मान मिल गया, c का मान मिल गया। अब डायरेक्ट रख दीजिए आप, देखो क्या हो जाएगा? b का स्क्वायर, तो ये माइनस k, है ना। हमको मालूम है ना d बराबर 0, मतलब यहाँ पर क्या कर देंगे? इसी समीकरण में मान रख दीजिए b का मान, तो यहाँ पे रख दिया हमने माइनस k का स्क्वायर, है ना, प्लस माइनस 4, a का मान क्या है भाई? 9। ठीक है, c का मान क्या है? तो 16, ये हमने रख दिया, इज इक्वल्स टू क्या? 0, ये हमने रख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये k का स्क्वायर। देखिए इतना गुणा करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में याद रखिएगा कि जितने ज्यादा टुकड़े हो जाएं उसको तोड़ने का प्रयास करो। ठीक है, जितने छोटा करोगे उतना इजी होगा क्वेश्चन में। तो आपको इसको पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि पूरा गुणा करोगे फिर उसका वर्गमूल निकालोगे, उससे अच्छा क्या है? देखो यहाँ पे माइनस k का वर्ग क्या हो जाएगा? प्लस k हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब इसको हम इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो देखो मैंने इसको लिख दिया 4 9 मल्टीप्लाइड बाय 60। ठीक है, देखो यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आ जाएगा क्या? देखो ये, ठीक है। अब हमको निकालना k का मान ही निकालना है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमने इसको ऐसे कर दिया, देखो वर्ग यहाँ से हटाया तो यहाँ क्या आ जाएगा? वर्गमूल आ जाएगा 4 9 16। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए 4 को क्या लिख सकता हूँ? 2 का वर्ग। ठीक है, 9 को क्या लिख सकता हूँ? 3 का वर्ग। और 16 को क्या लिख सकता हूँ? 4 का वर्ग, ऐसे लिख सकता हूँ। देखो, ठीक है, और इस वर्ग से ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, ये वर्ग से ये, देखो ये बात समझ में आ रही है?
क्यों होता है तो मैंने आपको ये बताया हुआ है, समझाया हुआ है कई बार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, 2 बाहर आ गया, फिर क्या बचेगा 3 बाहर आ गया, फिर क्या बचा 4 बाहर आ गया। तो 3 दूनी 6 और 6 चौका 24, 4 तिया 12 दूनी 24। तो के का मान कितना आ गया ये, तो ये अर्थात यदि के का मान, इसका मतलब ये है कि यदि के का मान यहाँ पर, यहाँ के की जगह 24 रख दें, है ना, इस 24 रख दें यहाँ पर, तो इस समीकरण के जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, समान होंगे। यदि आप चेक करना चाहेंगे तो आप कुछ मत करिए, इसको वर्ग समीकरण जैसा लिखा हुआ है तो 9x² माइनस 24x प्लस 16, इसका आप क्या करिए, निकाल लीजिए, मूल निकाल लीजिए। ठीक है, मूल कैसे निकालेंगे, तो 16 9 9 9 6 54 मतलब 144, तो 12 12 हो जाएगा। देखो 9x² माइनस, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 12x, है ना, और ये माइनस 12x ऐसा लिख सकता हूँ, है ना, और ये क्या है प्लस 16 बराबर 0। तो देखते हैं मूल समान होता है कि नहीं होता। तो यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा, देखो तो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3x बाहर आ गया, तो बचेगा क्या 3 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा x, 3 3 9, है ना, और ये 4 ये बच जाएगा। और यहाँ से क्या बाहर आ जा रहा है दोनों से, देखो तो 4 बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ गया, तो यहाँ पे बच जाएगा 3x, 4 तिया 12 हो गया, और माइनस 4 ये हो गया बराबर 0। तो देखो यहाँ पर 3x ऋण 4, है ना, और देखो ये 3x ऋण 4 दोनों से बाहर निकाला तो अंदर पे क्या बच जाएगा 3x ऋण 4 बराबर 0। तो आप देखिए यहाँ पर पहला मूल लिखते हैं तो 3x ऋण 4 बराबर 0, दूसरा मूल या करके लिखते हैं ना 3x ऋण 4 बराबर 0। तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा 4/3, निकाल सकते हैं भाई, 4 को इधर पक्षांतर करोगे तो यहाँ पर भी x बराबर कितना आ जाएगा 4/3। देखो दोनों मूल कैसे हैं, बराबर हैं, अर्थात ये आपने क्या कर लिया, जांच कर लिया, अपने उत्तर की क्या किया आपने, जांच भी कर लिया। तो इस तरह से आप एकदम शॉर्ट टर्म में चेक भी कर सकते हो कि आपने जो आंसर लिया है, जो आपका आंसर 24 आया है वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पर आपने वैल्यू रख दिया, मतलब मान रख दिया उसका, और सीधे सीधे आपने क्या कर दिया, उसको जांच भी कर दिया, तो आपका आंसर पुख्ता हो गया। आप एकदम संतुष्ट हो गए कि हमने जो आंसर निकाला हुआ है या क्वेश्चन का जो उत्तर लिखा हुआ है वो सही है। अतः के का मान कितना होगा 24 होगा। तो इस तरह से ये जो आपका क्वेश्चन नंबर या प्रश्न क्रमांक 2 है वो क्या होगा, सॉल्व होगा। तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें आपको बोल दिया मूल समान है, कई जगह बोल देगा कि मूल समान नहीं है, असमान है ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको कुछ अज्ञात राशि दे दी जाएगी, और उसको अब ये के यहाँ पे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है। ठीक है, बट आपको क्या रखना है, उसका मान 0 के बराबर रखना है। इधर वैल्यूज पुट कर लीजिए, एक आध जगह के आ जाएगा, उसके का मान आपको निकालना है, बस इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है। और हमेशा ये क्वेश्चन किस में आता है, जब मूल समान होते हैं तभी के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए, यहाँ पर यदि वर्ग समीकरण के जो मूल है हमको दिया हुआ है, ये मूल दिया हुआ है, ये और ये, है ना, तो वर्ग समीकरण बनाइए। तो इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है ना, वर्ग समीकरण जब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है चैप्टर में, तो मैंने इसको बताया है। ठीक है, और जो नहीं जानते हैं, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, तो वो ये जान ले कि जैसे मूल किसी भी समीकरण के मूल होते हैं, जैसे मान लीजिए हम मूल ले रहे हैं, तो मूल निकालते कैसे, पहली बात तो ये मूल निकालते कैसे हैं। तो मैंने बोला x माइनस 4 है, बराबर 0 रख दिया, तो x बराबर कितना आ गया 4। तो ये x मतलब उस समीकरण का मूल अपन ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये मानकर चलते हैं कि हमारे पास, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, मान लीजिए अल्फा व बीटा क्या है, वर्ग, किसी वर्ग समीकरण के मूल है ना। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, मान लीजिए x माइनस अल्फा। ठीक है, हमारे पास एक गुणनखंड निकलेगा। जब मैं बताया हूँ ये चीज कि जब हमारे पास मूल दिए हो तो उसका गुणनखंड हम निकालना। मैं इसको शेषफल प्रमेय के बाद जब जो दूसरा हमने गुणनखंड निकाला है उसमें मैंने ये वाले क्वेश्चंस आपको बताए हुए हैं, आप लोग ये वीडियो देख चुके हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, ये यदि मूल है किसी वर्ग समीकरण के, मैं लिख देता हूँ, यदि किसी वर्ग समीकरण के मूल क्या है, मूल अल्फा व बीटा है, अल्फा व बीटा है, तब वर्ग समीकरण क्या होगा, वर्ग समीकरण के गुणनखंड ऐसे लिख देता ना,
गुणनखंड होंगे। क्या होंगे बताओ? तो देखो यदि अल्फा बीटा है तो हम क्या लिखते हैं, एक्स माइनस अल्फा, है ना, और एक्स माइनस बीटा, ये इसके गुणनखंड होंगे। तो भाई गुणनखंड ये हैं, तो वर्ग समीकरण क्या होगा? तो यदि हमारे पास दो मूल हैं, तो देखो दो मूल है तो वर्ग समीकरण कैसे बनेगा? तो आप कुछ मत करिए, इसका गुणा कर दीजिए। देखो x से x का गुणा हुआ एक्स स्क्वायर, है ना, फिर इस x का माइनस इसके साथ गुणा होगा, या फिर मैं आपको तरीका बता चुका हूँ, आप क्या करिए, x माइनस बीटा एक बार लिखिए, फिर एक बार लिख दीजिए x माइनस बीटा और इसको तोड़ दीजिए, ये x माइनस अल्फा, ये माइनस है तो ये माइनस लगाया तो अल्फा, ठीक है। इसको दो बार लिखा, किसको देखकर दो बार लिखा? तो ये जिसको हम तोड़ रहे हैं इसमें केवल दो पद है, इसलिए हम इसको कितने बार लिखेंगे? दो बार लिखेंगे। यदि इसमें तीन पद होते तो इसको हम कितने बार लिखते? तीन पद लिखते, तीन बार लिखते। तो इस तरह से ये डिपेंड करेगा। तो देखिए गुणा करते हैं, एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस माइनस माइनस बीटा एक्स, वैसे ही यहाँ पर माइनस अल्फा एक्स, है ना, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये ठीक है। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पर एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एक्स है, तो ये माइनस में जब बाहर निकाल दूंगा तो देखो जब भी माइनस साइन बाहर निकालते हैं तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा, और ये एक्स को मैंने बाहर निकाल दिया, प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अर्थात देखिए यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, ये देखो भाई बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, बात तो एक ही है, तो मैं अल्फा प्लस बीटा लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बाहर निकाल दिया है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यदि हमको मूल दिए होंगे, कोई भी दो मूल दिए जाएं, किसी भी वर्ग समीकरण के दो मूल हमको दे दिए जाएं, तो उसका जो वर्ग समीकरण है वो क्या होता है, ये होता है। ये हमारे पास क्या हुआ, समीकरण हुआ। कौन सा समीकरण? वर्ग समीकरण, ये लिख देता हूँ, ठीक है। तो जब हमको दो मूल दिए जाते हैं तो वर्ग समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, उन मूलों का योग, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, उसको शब्दों में लिख देता हूँ, देखो ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, मूलों का योग, मूलों का योग, है ना, और इसमें x लिख देते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास फॉर्मूला तैयार हो रहा है, ठीक है, मूलों का योग प्लस, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मूलों का गुणनफल, ये हो गया मूलों का गुणनफल। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर मूलों का योग ऋण मूलों का योग गुना एक्स धन मूलों का गुणनफल, ये हमारे पास होता है, ठीक है ना। तो वो ये जो हमने निकाला है, इसी का जो अपने पास कंसेप्ट है, इसी की उदाहरण यहाँ पे यूज होगी। हमको दो मूल दे दिए गए हैं तो हम इसको मान कर चलेंगे कि ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं, और हमारे पास सीधे सीधे आ गया, वर्ग समीकरण क्या होगा, ये होगा। तो डायरेक्ट हम इसको रख सकते हैं, ठीक है ना, ये अब हमको पता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और उसको वो जो वर्ग समीकरण आया है वो कैसे आया है वो भी मैंने आपको बता दिया, कहाँ से आया वो भी बता दिया। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, तो अब इसको जब हम हल करेंगे तो हम क्या जानते हैं, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं हल, फिर से वही दिया है, क्या दिया हुआ है, मूल माना दिया है, क्या दिया है, मूल या माना लिख देता हूँ ना, माना अल्फा बराबर क्या दिया हुआ है, तो 6 प्लस रूट 5, है ना, और बीटा बराबर हम ले लेते हैं 6 माइनस, ये दिया है ना। और हम यहाँ लिख देते हैं, यदि किसी समीकरण के मूल दिए हों तो समीकरण के दो मूल दिए हों, के दो मूल दिए हों, क्या हो रहा है, वर्ग समीकरण, है ना, ऐसा लिख देते ना, यदि किसी वर्ग समीकरण के मूल, मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए मूल 3 भी हो सकते हैं। मैंने ये इतना सोचा क्यों, क्योंकि ये वर्ग यदि लिख दिया है मैंने, तो वर्ग लिखा है, इसका मतलब ऑब्वियसली 2 ही मूल दिए होंगे,
है ना। यदि वर्ग नहीं होता, सिर्फ समीकरण लिखा होता, तो हो सकता है उस समीकरण के 3 मूल होते, 4 मूल होते। क्यों हो सकता है समीकरण 4 घात वाली होती, 5 घात वाली होती, लेकिन ये वर्ग लिखने पर अब कंफर्म हो गया कि कितने होंगे, 2 ही मूल होंगे, है ना। यदि वर्ग समीकरण के मूल दिए हों तो समीकरण होगा क्या होगा, देखो तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, या शब्दों में भी आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हो, मूलों का योगफल, ठीक है, और इंटू एक्स धन मूलों का गुणनफल। अब चाहें तो आप पहले मूलों का योगफल निकाल लो, फिर यहाँ पे रख दो, ठीक है, गुणनफल निकाल लो, यहाँ रख दो, या सीधे यहाँ मान रख दो, समीकरण बन जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, तो ये हमारे पास मूल अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना है, तो 6 प्लस रूट 5, है ना, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 6 माइनस रूट 5, ये x तो हमने ये लिख दिया, है ना, प्लस इनका गुणनफल, तो देखो 6 प्लस रूट 5, है ना, और 6 माइनस रूट 5, ये ठीक है। तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे रख दिया था एक्स स्क्वायर माइनस, देखो प्लस 5 से माइनस 5, 6 और 6 12, ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा x प्लस इनका गुणनफल, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है a प्लस बी, फॉर्मूला जानते हैं ना, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, तो वही चीज यहाँ पर आ जाएगी। देखिए प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर, देखो ये a है और ये b है, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस गुणा कर देते हैं तो 12x हो गया, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 36, है ना, और ये रूट 5 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 5, 36 ऋण 5, तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 में से 5 गए तो 31, ऐसे। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, वर्ग समीकरण, ये हमको अभिष्ट वर्ग समीकरण क्या होगा, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो हल होगा, ठीक है। तो आप इसको इसी तरह से और भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन क्वेश्चंस को भी आपको करना है, खैर ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है तो इसको तो आपको करना ही करना है, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, के किस मान के लिए दिए गए समीकरण निकाय इतने और इतने का अद्वितीय हल होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए भी मैंने आपको वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसको रेफरेंस के लिए देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अद्वितीय हल होने के लिए तो हमको ये मालूम है, हल हम यहाँ पे लिया क्या है ना, तो दिया है क्या दिया है, तो दिया है क्या दिया है समीकरण, है ना, हम यहाँ ले लेते हैं क्या दिया हुआ है भाई 5x माइनस 7y, है ना, माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, एंड ये पहला समीकरण दिया हुआ है। दूसरा समीकरण हमको क्या दिया हुआ है, तो 2x प्लस ky माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये दूसरा, ठीक है। अब दो समीकरण हमको देते हैं, इसको हम बोलते हैं रेखीय समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण हमारे पास उस चैप्टर से लिया गया है ये क्वेश्चन। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण मैंने आपको बताए गए हैं, जिसमें अद्वितीय हल के लिए एक शर्त होती है ना, ये अद्वितीय हल के लिए जो शर्त होती है, के लिए शर्त क्या होती है, वो शर्त तो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये शर्त होती है। अब ये a1 a2 और b1 b2 क्या है, तो हमारे पास क्या है व्यापक समीकरण, है ना, व्यापक समीकरण हम लेते थे, है ना, दो रैखिक समीकरण हमारे पास, वो व्यापक समीकरण हमारे पास क्या होते हैं, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, है ना, इस तरह से है ना, और a2x प्लस b2y
प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये जो व्यापक समीकरण है इससे तुलना करने पर हमने क्या किया, x के गुणांकों का अनुपात निकाला। ये दोनों कैसे हैं, x के गुणांकों का अनुपात है, ये दोनों y के गुणांकों का अनुपात है। ये कैसे हैं, तो ये हमारे पास रैखिक समीकरण है। कौन से रैखिक समीकरण है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है, अद्वितीय हल का मतलब होता है कि दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, उन बिंदु को हमको उसका जो एक निश्चित हल होगा, एक पर्टिकुलर हल होगा, है ना। तो वो उसको ये कंडीशन, इसके लिए जो कंडीशन होती है, उसके लिए जो शर्त होती है वो क्या होती है कि x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात वो बराबर नहीं होगा। तो ये एक शर्त है, और ये शर्त यदि ये शर्त पूरी होती है, यदि ये शर्त पूरी हो जाती है तो हम बोलेंगे कि वो जो दोनों समीकरण हैं, ये दोनों समीकरण हैं, इनका जो अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो हमको ये दोनों समीकरण दे दिए, तो देखिए यहाँ पर यदि इन दोनों से तुलना की जाए तो ये 5/2 हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू, मतलब ये बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 7 के। ठीक है, तो हम इसमें k का ऐसा मान देखेंगे कि k का ऐसा मान जो कि इनके अनुपात को बराबर ना करे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अपन देखते हैं, तो यहाँ पर मैंने ऐसे ले लिया, तो ये इसका 3 गुणा कर देता हूँ, तो 5k इज नॉट इक्वल टू 7 टू 7 दूनी 14, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम k लिखते हैं, तो देखिए k इज नॉट इक्वल टू, ये हो जाएगा -14/5। ठीक है, थोड़ा ध्यान दें, k का मान क्या नहीं होना चाहिए, देखो यहाँ पर ये बराबर इतना नहीं होना है, k का मान ऋण 14/5 के बराबर, देखिए सही रखें कि नहीं रखें, देखिए चेक कर लीजिए, माइनस प्लस -7, देखो y की गुणांक 7 और ये k, यहाँ पर ये e1 की जगह होगा, ये e2 की जगह हो जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 14, मतलब ये कि केवल k का जो मान है किसके बराबर नहीं होना चाहिए, -14/5 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि इसके बराबर आ जाता है तो इसके अद्वितीय हल नहीं होगा, इसका अद्वितीय हल नहीं होगा। इस k के इस मान के अलावा और कोई मान हो जाएंगे, और बहुत सारे मान हो जाएंगे, जिसके लिए क्या होगा, उसका अद्वितीय हल होगा। लेकिन k का मान केवल क्या नहीं होना चाहिए, -14/5 नहीं होना चाहिए। तो यही हमारा आंसर। ठीक है, तो k इज नॉट इक्वल टू व्हाट, -14/5। ठीक, कुछ नहीं है इसमें, देखिए बस शर्त हमको याद होनी चाहिए, तो हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, शर्त होना चाहिए। वो शर्त के हिसाब से हमने क्या कर दिया, उस k का मान निकाल दिया, k का वो मान निकाला जिसके होने से इसका अद्वितीय हल नहीं होगा। बस समझ में आ रही है, आप रख कर देखिए, यहाँ पर यदि मैं -14 यदि मैं मान लो k का मान रखता हूँ, देखिए थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। देखिए जांच कैसे किया जाता है, जांच, तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा 5x ऋण 7y ऋण 5 बराबर 0, k का मान मैंने रख दिया, मान लीजिए कितना रख दिया, तो मैंने रख दिया -14/5, ये रख दिया, और ये y हो जाएगा, और -1 इज इक्वल टू 0। तो अब देखते हैं a1/2 करके, तो 5/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/14/5। ठीक है, तो ये 5 कहाँ चला जाएगा, ये माइनस है, ये भी माइनस, माइनस कैंसिल, देखिए 5 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और 7 दूनी 14, ये देखो ये आ गया 5/2, और ये भी कितना आ गया, 5/2। दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए, और दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब हमारी तीसरी या चौथी कंडीशन बन जाएगी। तीसरी या चौथी शर्त क्या है हमारे पास, तो वो शर्त आपको पूरी शर्त याद होना चाहिए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, तो हमारे पास हमने क्या कहा, समीकरण का कोई हल नहीं होगा। और यदि ये तीनों बराबर होते हैं, तीनों अनुपात, मतलब x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात और अचर पदों का अनुपात, तीनों बराबर होते हैं तो अनंत हल होते हैं। ठीक है, x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं होता, अचर पद के गुणांकों मतलब अचर पदों के अनुपात के बराबर नहीं होता है, तो हम बोलते हैं कि निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। तो ये तीनों कंडीशन, इसके लिए अद्वितीय हल के लिए हमारे पास जो शर्त है उससे हमने क्या कर दिया, ये निकाल दिया। मतलब ये कि k का मान क्या नहीं होना चाहिए, ऋण 14/5 नहीं होना चाहिए, बाकी हर मान के लिए क्या होगा, निकाय का अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे k इज नॉट इक्वल टू, तो आप यदि शब्दों में चाहें तो लिख सकते हैं k का मान
k का मान ऋण 14/5 के अलावा कोई भी मान हो सकते हैं। के का ऋण 14 के अलावा कोई भी मान के लिए निकाय का अद्वितीय हल होगा। बकायदा आप लिख सकते हैं, ऐसे शब्दों में लिख सकते हैं। के का ऋण 14/5 के अलावा कोई भी मान के लिए के है ना, ऐसे लिख देते हैं, के का नहीं, के ऋण 14/5 के अलावा कोई भी मान के लिए निकाय का अद्वितीय हल होगा। मतलब ये ऐसा लिख देना, उसके बाद शब्दों में चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हो। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर दिया हुआ है समीकरण कीजिए, और एक चीज बोला भी है कि आलेखी विधि से नहीं, आलेखी विधि के अलावा हम दो जो और विधियां पढ़े हुए हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, है ना, मजदूर गुणनखंड विधि, मैंने वो अभी आपको नहीं बताया हुआ है। क्या कुछ ऐसी क्राइसिस आ गए थे जिसकी वजह से मैंने वीडियो अभी नहीं बनाया हुआ था। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर मैं आगे और मतलब अपने वीडियोस को कंटिन्यू करूँगा। ठीक है ना, वो आपके पूरा 10th के सिलेबस को कंप्लीट करेगा। ठीक है, और बाकी भी अपन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमको दो समीकरण दिए हुए हैं, इनको हमको हल करना है। और जो मैंने आपको कहा था कि आप जनरल या आप हमेशा या फिर क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि का भी यूज़ कर सकते हैं, और आप विलोपन विधि का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम ये मुझे लग रहा है, जहाँ तक इसको हम क्वेश्चन को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये विलोपन विधि से बहुत इजीली बन जाएगा। तो आप इसको क्या करेंगे, विलोपन विधि से बनाएंगे। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा कि आप विलोपन विधि से ही इसको बनाएं, चाहे तो आप प्रतिस्थापन विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे लिखा हुआ है कि आलेखी विधि से नहीं बनाना है। ठीक है, तो आप ये दो में से कोई भी एक विधि, तो विलोपन विधि इसमें मुझे सुटेबल लग रही है। क्यों ऐसा? क्योंकि विलोपन विधि में करते क्या है, विलोपन विधि में हम क्या करते हैं कि किसी भी एक चर को हम क्या करते हैं, उसको विलुप्त करना चाहते हैं। विलुप्त करना चाहते हैं मतलब ऐसा हम कुछ करें कि एक चर इन दोनों समीकरण में वो चर वाली जो राशि वो बराबर हो जाए, और यदि दोनों का समान चिन्ह है तो डायरेक्ट माइनस कर दो, और यदि दोनों का असमान चिन्ह है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? तो देखिए यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर 2 है। इस 2 को 4 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस 2 में, इस समीकरण में, पूरे समीकरण में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हम पहले सोच सकते हैं, यहाँ 5y है, यहाँ सिर्फ y है, तो हम चाहें तो इसमें 5 का भी गुणा कर सकते हैं। इस 2 के समीकरण में 5 का गुणा कर दीजिए, तो ये भी 5y हो जाएगा, ये भी 5y हो जाएगा। देखिए, यदि मैं 2 का गुणा करता हूँ, फिर से देखो, थोड़ा समझना यहाँ पे, इस समीकरण को देखकर बताएगा। यदि मैं यहाँ 2 का गुणा कर रहा हूँ, ध्यान देना, 2 का गुणा करूंगा तो इसको घटाना पड़ेगा, इन दोनों समीकरण को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। और यदि इसमें मैं 5 का गुणा करता हूं तो देखिए यहाँ पर क्या करूंगा, ये 5 है, ऋण 5y है, और यहाँ क्या हो जाएगा, धन 5y। दोनों समीकरण को आप ऐड कर दीजिए, तो दोनों तरह से ये बन जाएगा। तो आपको मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। ठीक है, क्या करते हैं अपन, हल करेंगे। ठीक है, हल करने के बाद आप क्या लिखेंगे, दिया है में आप ये दोनों समीकरण लिखेंगे, दिया है में ये दोनों समीकरण यहाँ पर आप उतारेंगे, मैं नहीं उतारूंगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ मैं लिखूंगा, दोनों समीकरण उतारने के बाद आप लिखोगे समीकरण 2 में क्या करता हूं मैं, 2 का गुणा कर देता हूं, 2 का गुणा करने पर क्या हो जाएगा, देखो समीकरण 2 में 2 का गुणा करते हैं तो ये 2, ये हो जाएगा 2x, है ना, 2x धन y ऋण 6 बराबर 0। गुणा जब करते हैं तो मैंने आपको बोला हुआ है पूरे दोनों तरफ, यदि ये -6 इधर होता है तो दोनों तरफ करना है, यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 का गुणा दोनों तरफ अब भी होगा। ठीक है, पूरे समीकरण में होगा, तो कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखो 4x हो जाएगा, धन 2y हो गया, है ना, ऋण 6 दूनी 12 बराबर 0। ये इसको हमने बोल दिया समीकरण 3, इसको हम बोल देते हैं समीकरण 3। अब समीकरण 1 है और ये समीकरण 3 है, तो आप कुछ मत करिए, समीकरण 1 व 3 को घटाने पर क्या कर दीजिए, घटाने पर। अब यदि घटाते हैं, देखो 1 और 3 को घटाते हैं तो देखो क्या है हमारे पास, ये 4x ऋण 5y
ठीक है, और धन 16 है बराबर 0, और 3 हमारे पास क्या है, तो देखो 4x धन 2y है ना, ऋण 12 बराबर 0। अब घटाते हैं इसको, घटाएंगे तो सारे चिन्ह, ये जब भी घटाते हैं तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, ये कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, ये यहाँ प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, ये इस तरह से। ठीक, तो ये कैंसिल हो गया। देखो ये विलुप्त हो गया कि नहीं हो गया, ये हमको, हमारा उद्देश्य, विलोपन विधि का उद्देश्य ये कि एक चर को हटा देना, तो ये विलुप्त हो गया। बचा क्या, देखिए यहाँ पर, तो 5 और 2 7, तो ऋण 7y। देखिए यहाँ पे ये भी ऋण है, ये भी ऋण है, क्योंकि ये चिन्ह चेंज हो गया। ठीक है, तो ये ऋण 5 और 2 7। अब यहाँ पर देखो ये धन हो गया 12, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो गया धन 6 2 8, ये हो गया 28 बराबर 0। अब इसको आगे सॉल्व कर देते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। तो हमारे पास आया ऋण 7y धन 28 बराबर 0। तो हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो ऋण 7y बराबर ऋण 28, ये धन इधर जाकर के ऋण हो जाएगा, ये ऋण से ऋण कैंसिल हुआ अपने पास। तो अपने पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 28/7, तो 7 चौके 28, तो y बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। अब इसका मान कहाँ रख दो, समीकरण 2 में रख दो, तो समीकरण 2 में या 1 में रख दो, जिसमें रखना है, में y का मान रखने पर रख दीजिए, क्या हो जाएगा, तो 2x धन y की जगह मैंने क्या रख दिया, 4 रख दिया, ऋण 6 बराबर 2। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 2x 4 में से देखो ऋण 2 बच जाएगा बराबर 0। देखो ठीक है, धन 4 ऋण 6 है, तो ऋण 2 बच गया, ये 2 को इधर पक्षांतर कर दो, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो x बराबर 2/2 कितना आ गया, 1। तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास, x बराबर 1, y बराबर 4। ठीक है, अतः करके आप लिख सकते हो, अतः x बराबर 1 और y बराबर 4, ये इसका मान है समीकरण का, है ना। अब इसको जांच करना है कि हमारा जो आंसर है वो सही है या नहीं है, तो आप कुछ मत करिए, x का मान रखिए 2 और यहाँ पर रखिए कितना, y का मान 4, 4 2 6 ऋण 6 कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर रखिए 1 4 एकम 4 और ये 4 5 चौके 20, है ना, ये 20 16 4 20 हो गया आपका 0। ठीक है, तो आप इन दोनों मान को रख कर देखिए इन समीकरण में, यदि वो समीकरण को संतुष्ट करते हैं तो आपका जो आंसर है वो सही है। तो जांच भी आप कर सकते हैं इस सवाल में या इन क्वेश्चंस में, एक बहुत अच्छी बात है कि आप तुरंत चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका मैंने क्या कहा था, एक तरीके ये था, दूसरे तरीके में आप क्या करते कि यहाँ पर समीकरण 2 में देखो, ये पहला तरीका नोट कर लीजिएगा। दूसरे तरीके में क्या करते हैं अपन, तो दूसरे तरीके में हम कुछ नहीं करते, देखिए उसमें भी वही आ जाता है कि समीकरण 2 में कितने का गुणा कर देते, 5 का गुणा कर दीजिए, करने पर है ना क्या हो जाता, क्या समीकरण 2 क्या हो जाता हमारे पास, देखो तो 5 गुना 2x धन y ऋण 6 बराबर 0। अब यदि गुणा करते हैं तो हमारा तीसरा समीकरण क्या आता है, देखो 5 दूनी 10x धन 5y, है ना, और ये क्या हो जाता है, ऋण 5 छक्के 30 बराबर 0। ये हो, ठीक है, ये हो जाता हमारा समीकरण 3, 5 का गुणा करके। तो ठीक है, अब देखो ये y है, ये भी y है, और ये देखो यहाँ पे ये ऋण है और ये धन है, तो हम क्या लिखते हैं, समीकरण 1 व 3 को देखो, अब अभी इसके पहले घटाया था, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, जोड़ने पर। तो जोड़ने पर क्या हो जाता है, देखो यहाँ पर जोड़ते हैं तो हमारे पास ये हो जाता 4x ऋण 5y धन 16 बराबर 0। ठीक है, और ये क्या हो जाता है 10x ऋण धन 5y और ऋण 30 बराबर 0। देखो जोड़ देते हैं, तो ये 10 और 4 14। ठीक है, और ये क्या हो जाता है, देखो ये कैंसिल हो जाता है कि नहीं, है ना, ये 0 हो जाता है। यहाँ पे बचा कितना, तो आप यहाँ से घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा, तो ऋण अपने पास बचेगा 14, है ना। देखो 30 में से आप घटाएंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, इतना बचेगा। ठीक है, 14 बचा, तो हमारे पास देखो क्या हो जा रहा है, तो 14x बराबर, इस 14 को इधर पक्षांतर कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा 14, तो x बराबर 14/14। ये कितना मिला हमको, 1 मिल गया। ठीक है, अब इस x का मान, समीकरण x का मान
समीकरण किसमें रख दो भाई, समीकरण 1 या 2 में रख दो, 1 में रख दो, चलो 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, देखो 4 गुना 1 ऋण 5y है ना, धन 16 बराबर 0। तो देखो 4 एकम 4, ठीक है, ये देखो तो ये 4 ऋण 5y धन 16 बराबर 0, 4 और 16 20 हो गया कि नहीं हो गया, तो ऋण 5y है ना, और धन ये क्या हो जाएगा 20 बराबर 0, 20 को इधर पक्षांतर कर दो, तो ऋण 5y बराबर ऋण 20 है ना, ऋण से ऋण कैंसिल, तो y बराबर 20 बटे 5, 5 चौके 20, तो y बराबर कितना हो गया 4, ये हो गया। x बराबर कितना हो गया 1, कहाँ गया ये, x बराबर x बराबर 1 और y बराबर 4, तो अतः आप आंसर लिख सकते हो x बराबर 1 और y बराबर 4, इस तरह से। ठीक, तो ये तरीके हैं समीकरण को हल करने के, है ना, और आपको सोचना है, थोड़ा सा समीकरण देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सा एनालिसिस करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा क्या था, विलोपन विधि। चाहे तो आप इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते थे। चलिए इसके आगे देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए यहाँ पर लास्ट आपके असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है आपको, x + 1 अपॉन x - 1 ऋण x - 1 अपॉन x + 1, ठीक है, और इज इक्वल्स टू 5/6, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको x - 1 और ये x + 1, ठीक है। इसको हल करते हैं, सीधे सीधे मैं यहाँ पे हल लिख देता हूँ, एक समीकरण हमको दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर भाई मैंने क्या किया, इससे इसको भाग दूंगा इस पूरे को, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा x + 1 और ये क्या हो जाएगा x + 1, ठीक है। माइनस है तो माइनस रख दीजिए, ये इससे अपन इसको भाग देंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x - 1 और ये हो जाएगा x - 1 बराबर ये क्या हो जाएगा 5/6, ठीक। अब यदि गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा x + 1 का स्क्वायर, ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे x - 1 का स्क्वायर, x - 1 तो x - 1 का स्क्वायर, मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप सीधे फॉर्मूला पुट कर सकें, a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab और a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab और a + b और a - b, ये आपके दिमाग में रग रग में बसा होना चाहिए फॉर्मूला आपके दिमाग में, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आप हायर क्लासेस में भी जाएंगे तो भी आपको वो पढ़नी है, जरूरत पड़नी है उसकी, ठीक है। तो आपको वो बिल्कुल दिमाग में बसा होना चाहिए। और देखिए माइनस चिन्ह, मैंने बोला था ऋण चिन्ह जो होता है सबसे बड़ा दुश्मन होता है, तो उसके लिए हमेशा अपने पास में एक कवच रखो, और वो मैथमेटिक्स में वो कवच क्या है हमारा, पुस्तक, ठीक है। तो वो चीज याद रखना है, a - b a + b, देखो a + b a - b क्या होता है a², तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x² माइनस व्हाट 1 इज इक्वल टू क्या है 5/6। चलिए देखिए आगे क्या हो जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाता है a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab मतलब 2x हो जाएगा माइनस, ठीक है, a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2 अपॉन ये माइनस है इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया ब्रैकेट, यहाँ प्लस था इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा x² - 1 इक्वल्स टू क्या है 5/6। फिर से आगे देखिए, अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ x² + 1 + 2x माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस x² + --- 1 माइनस प्लस 2x अपॉन क्या हो जाएगा x² - 1 इज इक्वल्स टू क्या है 5/6, ठीक है। अब इसको और आगे सॉल्व कर लीजिए, देखो x² से ये x², 1 से ये 1, तो ये 2x + 2x कितना हो जाएगा 4x अपॉन x² - 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा 5/6, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखो तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा भैया, तो 6 चौका 24x, 6 का गुणा इधर कर दिया, इसमें क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू 5x² और ये -5, ठीक। इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर इसको इधर ले जा रहा हूँ तो यहाँ 0 हो जाएगा,
ये 5x² माइनस 5 माइनस 24x हो जाएगा, या इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, तो 5x का वर्ग ऋण 24x ऋण 5 बराबर ये। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, वर्ग समीकरण। ठीक, अब इस वर्ग समीकरण को हल कर दीजिए तो हमको क्या मिल जाएगा, x के 2 मान मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, तो भाई इस वर्ग समीकरण को आप कैसे हल कर सकते हैं, तो भाई वर्ग समीकरण को हल हम गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। तो 25 ऋण 25 है ना, इसका गुणा। ठीक, और यहाँ पर 24, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 24 है ना, और गुना, यदि मैं ऋण 24 गुना 1 करूँ तो 24 से कम 24 आ जाएगा, 25 अच्छा 25 है ना, और 25 में 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 24। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 25 दोनों का गुणा कितना आना चाहिए, 25, मतलब मैंने आपको गुणनखंड विधि बताया था ना कि भाई उनका जो गुणा है तो कितना आना चाहिए, -25 आना चाहिए, और उनका जोड़ना या घटाना कितना आना चाहिए, -25। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं -25 + 1 है ना। ये मैंने आपको तरीका बताया हुआ था, क्या करते हैं अपन गुणनखंड निकाल करके, ये मैंने आपको बताया हुआ था। ये क्या हो जाएगा -25 × 1 तो -25, तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो 5x²। देखो इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं, एक तो आपका कौन सा है, धराचार्य मेथड। ठीक है, जो कौन सा वाला है भाई, ये वाला, x बराबर -b प्लस -√b² - 4ac/2a, ये वाले मेथड से भी कर सकते हो, गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मतलब पूर्ण वर्ग विधि से भी हल कर सकते हैं। तो जिस मेथड से, और एक गुणनखंड विधि जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताई हुई है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -25x प्लस x कर देता हूँ। ये देखो 25 में से 1 घटाएंगे 24 हो जाएगा, और ये -5 बराबर 0। देखिए यहाँ पर एक ये, तो यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा, तो मैं यहाँ से निकालता हूँ 5x, तो बचेगा कितना, x - 5। ठीक है, और यहाँ से मैंने निकाला 1, तो ये हो जाएगा x - 5 = 0। तो क्या हो जाएगा, देखो x - 5 को मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो अंदर पे क्या बच जाएगा, 5x + 1 = 0। तो आप ये देखिए यहाँ पर x - 5 = 0 या कर सकते हैं, या तो ये पद 0 होना चाहिए या तो ये पद 0 होना चाहिए, तो या करके लिखेंगे 5x + 1 = 0। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 को जब पक्षांतर कर देते हैं तो x बराबर 5, या हम क्या करेंगे, तो 5x = -1, x बराबर क्या हो जाएगा, -1/5। तो x के यहाँ पे कितने मान आ गए, 2 मान आ गए अपने पास, या करके लिख सकते हैं। अतः आंसर में भी लिख सकते हो, अतः x बराबर 5 या x बराबर, तो x के 2 मान आ गए। यहाँ पर क्या मिल गए, 2 मूल हमको मिल गए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस समीकरण को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर आपके असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन हो गए। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल है ना, तो देखिएगा इसमें, और बाकी क्वेश्चंस भी आप करिएगा। ठीक है, ऐसे ही। ठीक, तो आगे के अपन जो कंटिन्यू अपनी जो क्लासेस हो रही हैं वो तो होते रहेंगी। ठीक, अभी असाइनमेंट आप लोग कंप्लीट करिए। ठीक है, देखिए।